जय हिंद। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे इतिहास। बिल्कुल शुरुआती इतिहास के हम पढ़ रहे हैं और इतिहास के ऊपर ये आपकी वीडियो रहने वाली है 5वीं की छठी। ठीक है, 5th वीडियो रहने वाली है और इस 5th वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता पर ये क्लास नंबर 3rd है, यानी कि तीसरी कक्षा रहने वाली है वैदिक सभ्यता की। इससे पहले हमने वैदिक कल्चर पढ़ा कि इंडिया में ये कब आया, क्यों ये अब ज़रूरी है, क्यों इसको पढ़ा जा रहा है। आपको पता है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का विकसित हुआ, हड़प्पा के बाद आया था हमारा वैदिक सभ्यता। ठीक, तो वैदिक सभ्यता कैसे आई, कैसे उसको विकसित हुआ, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। कहाँ पर ये कल्चर, ये कहाँ पर हुआ था विकसित, तो ये जो है गंगा नदी के पास विकसित हुई थी, हमने बहुत अच्छे से देखा था। ठीक, इसको लेकर के क्या क्या इतिहासकारों के मत है, नाम वगैरह क्या थे, इसका काल विभाजन भी हमने पढ़ा था। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ी सी क्लासेस के पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है। तो वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटा है। एक है ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 तक था, और एक है उत्तर वैदिक यानी कि इसके बाद का काल, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का इसका काल है। यानी कि 1500 से 600 तक का जो काल विभाजन है वो वैदिक सभ्यता को कहलाता है। ठीक, और वैदिक सभ्यता 2 भाग में बांटी गई है, एक है ऋग्वेद और एक है उत्तर वैदिक काल। ठीक, हमने बहुत अच्छे से देखा था सभी उसकी सामाजिक स्थिति को, धर्म को हमने पढ़ा, राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलती थी, सामाजिक स्थिति क्या क्या थी, समाज में कितने स्तर और कितने विभाजन थे, आर्थिक स्थिति वहाँ की हमने देखी वैदिक लोगों की कि वो कृषि करते थे, कृषि करने के अलावा पशुपालन होता था, किस तरीके से किन शब्दों का प्रयोग करते थे, बैलगाड़ी वगैरह किस तरीके से चलाते थे। कृषि उनकी ये बोलो कि चौथा पिलर था, मतलब कृषि उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ था। बिना कृषि के हर एक घर कृषि में विलीन था, तो कृषि उनके लिए बहुत ज़रूरी था। पशुपालन आया, फिर उसके बाद हमने उसकी धार्मिक व्यवस्था भी देखी। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का मतलब है कि ऋग्वेद के बाद का काल। उत्तर वैदिक काल का जो उत्तर वैदिक का जो काल है वो कब से कब तक का था, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो था उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 1500 से 1000 तक था ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बाद 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल का रहा है। देखिए उत्तर वैदिक काल आया कहाँ से, तो बहुत क्लियरली यहाँ पे बोला गया है ऋग्वेद काल में आर्यों का निवास स्थान जो था, क्या था, आर्यों का निवास स्थान सरस्वती एवं सिंधु नदियों के बीच में था। बाद में ये संपूर्ण उत्तर भारत में फैला, ऋग्वेद की बात हो रही है। ठीक है, और सिंधु नदी के पास हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, सभ्यता का मुख्य क्षेत्र क्या था, गंगा और इसकी सहायक नदी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता विकसित। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, अगर सिंधु नदी का बात की जाए तो वो थी हड़प्पा सभ्यता के पास विकसित। ठीक है, लेकिन अगर वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो वैदिक सभ्यता गंगा नदी के पास विकसित हुई है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा अपने माइंड में। गंगा को आज भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि आज का यूपी और बिहार, कुछ नए राज्यों का विकास हो गया, जैसे काशी हो गया, कौशल है, ये मिथिला है, मगध और अंग। मगध मतलब कि मगध आज का बिहार। ठीक है, इसको पहले में मगध ही बोला जाता था, और मिथिलांचल भी बिहार में ही है। काश में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग मिला। इस काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निरीक्षित होता था, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी, सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, उसके बाद क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे। ये जो 4 वर्ण निकले थे, ये उत्तर वैदिक काल में कहा जाता था कि जन्म के आधार पर जो जिस जाति, जो जिस धर्म में जन्म लेगा उसे समाज में वही स्थान मिलेगा। अगर किसी ने ब्राह्मण वर्ग में जन्म लिया है तो उसको ब्राह्मण का हक मिलेगा, इस तरीके से। वैदिक साहित्य देखिए, अब हम वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो वैदिक कल्चर होता क्या है। वैदिक यानी कि वेद। वेद क्या है, वेद एक किताब है जिसके अंदर पूजा पाठ वगैरह की चीज़ें बारे में लिखी हुई है। ठीक, तो वैदिक साहित्य में 4 वेद है। ठीक, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद, वेदांको, इन सबको शामिल करके वैदिक साहित्य बोला है। तो अगर वैदिक साहित्य बोला जाए, अपने माइंड में क्लियर रखना कि वो ब्राह्मण के वेद, आरण्यक यानी कि ये भी किताब है, उपनिषद और वेदांगों को, इन सबको मिला करके ही वैदिक साहित्य बोला। तो ये अलग से कोई किताब नहीं, इन सबको बोला जाता है। वेदों की 4 संख्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये याद रखिएगा, 4 वेद है, बहुत आसान सा ही है, ये तो आपको पता ही होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है, यानी कि पूरा प्रमाणित ग्रंथ है। इसके अंदर जो जो बातें ली वो पूरी प्रमाणित है। ऋग्वेद के बारे में देखिए, ऋग्वेद क्या कहता है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद में क्या है, देवताओं के बारे में लिखा हुआ है। ठीक, यह 10 मंडल में विभक्त है, जिसमें 2 और 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने गए हैं। पहले
8वें और 9वें 10वें मंडल में जो बातें कही गई है उन सबको मिला के इसमें 1028 स्तुति यानी कि श्लोक है। इसकी भाषा पाद्यात्मक है। पाद्यात्मक का मतलब होता है मातृभाषा, यानी कि जो संस्कृत भाषा होती है ना, जन सामान्य की भाषा, वो इसके अंदर है। क्लियर है। 4th पॉइंट देखिए, ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों के बारे में उल्लेख किया गया है। ये देवी देवता सब मिला करके थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी देव गायत्री पूजा है, ये भी ऋग्वेद में लिखी है। जो आज के टाइम पे हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र कौन सा है ये आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। पूजा पाठ में गायत्री मंत्र आपने काफ़ी बार सुना होगा, स्कूल वगैरह में भी काफ़ी बार गायत्री मंत्र का जाप करवाया जाता है। ये आप बताइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो मंत्र है यही गायत्री मंत्र है। आप में से कितनों को याद था मुझे बताइएगा। गोत्र शूद्र वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यही ऋग्वेद में मिला है। 9वां मंडल में 114 स्तुति है। इसमें लगभग 1000 टोटल श्लोक है पूरे किताब को मिला के। प्रथम श्लोक में अग्नि के बारे में लिखा है जो कि देवताओं के बारे में बताता है। उसके अलावा भी कई सारे देवताओं के बारे में इसमें वर्णन है। तो ऋग्वेद बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आए कि ऋग्वेद किसके बारे में बताता है तो ये देवताओं के बारे में बताता है। ठीक। यजुर्वेद के बारे में जब दिखे तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ यानी कि आग। ठीक है, यानी कि जब कोई पूजा पाठ कराया जाता था तो यजुर्वेद के अंदर जो जो बातें कही गई थी उसका सहारा लिया करता था। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों के बारे में लिखा है, यानी कि जो पहले के राजा वगैरह होते थे या आज के समय पे भी जो पूजा पाठ करवाई जाती है, जो यज्ञ होता है, यज्ञ की महत्वता क्यों है इस वेद के कारण, इसके अंदर लिखी है यज्ञ क्यों ज़रूरी है। इनमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण है, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने वाले विधान भी बताए गए हैं। किस मंत्र को कैसे रटना चाहिए सब कुछ बताया है। यजुर्वेद की भाषा पाद्यात्मक भी है और गद्यात्मक भी है। पाद्यात्मक का मतलब है कि छोटे छोटे पद होते हैं, जैसे आपने हिंदी की कविता पढ़ी होगी, इसमें पद लिखे होते हैं, 4 श्लोकों की पद होते हैं। गद्यात्मक में पूरा पूरा निबंध भी होता है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में कृष्ण के काल की बात भी कही गई है। आगे देखिए तीसरा वेद यानी कि सामवेद। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई, यानी कि सामवेद के अंदर जो ऋग्वेद की बातें कही गई है इसी को और पूरा उल्लेख करके लिखा गया है। इसके अंदर 1810 छंद 75 को छोड़कर के मतलब जितनी भी ऋग्वेद की स्थितियाँ हैं ये लिखी गई है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, एक है कौथुम, एक है रणयिका और एक है जैमिनीय। सामवेद को भारत की प्राथमिक संगीतनात्मक पुस्तक का मतलब इसके अंदर जो श्लोक है उसको संगीतों के रूप में गाया जाता है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश तांड्य जैमिन्य ये सब है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, तो गंधर्व वेद का नाम है तो वो सामवेद है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। यह भरत नरद मुनि इन सबसे संबंधित है। जो नरद मुनि के पास किताब है कहा जाता है कि वो सामवेद है उनके पास। इसमें गायन नृत्य आदि के बारे में लिखा हुआ है। ठीक, तो आपने वेदों के बारे में बहुत बढ़िया समझा। अब हमारा वैदिक कल्चर यानी कि वैदिक सभ्यता पूरा खत्म हो चुका है। अब हम इसका अगला जो चरण है वो पढ़ेंगे। इतिहास हम शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरू से लेकर वर्तमान तक का इतिहास है। ठीक, ये हमने क्लियर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में राजनीतिक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा तरीके से बड़े लेवल पे उभरी, तो वो हम देखेंगे। अब हम देखेंगे छोटी छोटी शक्तियाँ भारत के अंदर उभरनी शुरू हुई। उन छोटी छोटी शक्तियों ने आपस में मिलकर के एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, तो हम वही पढ़ेंगे। ठीक, तो आप नेक्स्ट वीडियो आप जा करके देखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पर हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी आपको और किन किन सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ज़रूर से ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। बाकी आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।